दोस्तों, मर्डर प्यार का की कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि नेहा, कल्पेश और जिग्नेश तीनों कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और नेहा को जो अननोन नंबर से जो कॉल्स आते रहता है उसके संबंध में बताते हैं। उसके अलावा कुरियर के संबंध में भी बताते हैं। जिग्नेश का कमिश्नर अच्छा दोस्त था, इसलिए कमिश्नर खुद पर्सनल लेवल पे इस केस का इंक्वायरी करना शुरू कर देता है। जितने भी कॉल्स आए हुए थे कमिश्नर साहब उसके संबंध में पता लगाते हैं, तो वह सारे कॉल्स कंप्यूटराइज होते हैं। तो इस कारण से किसी भी कॉल से कुछ भी सुराग नहीं मिल पाता है। कुरियर्स का पता लगाने पर मालूम होता है कि वह कुरियर जो है गुवाहाटी से आया है। गुवाहाटी थाने को खबर कर दी जाती है और गुवाहाटी थाने जब उस कुरियर का पता करते हैं तो उनको मालूम होता है कि किसी अननोन व्यक्ति को कुछ रुपये देकर वह कुरियर कराया जाता है। वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है। कमिश्नर साहब को इतने प्रयास करने के बावजूद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है और उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब आगे कैसे इस केस में बढ़ा जाए। इधर नेहा को फोन आना बंद नहीं होता है, फोन पे फोन आते रहते हैं। नेहा की जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको अपने मोबाइल फोन से डर लगने लगता है कि उस पर कब फोन आ जाएगा। नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लोग फिर नेहा, जिग्नेश और कल्पेश कमिश्नर साहब से मिलने जाने के लिए सोचते ही हैं कि तभी कमिश्नर साहब का फोन आता है कि कमिश्नर साहब ने उनको बुलाया है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद केस में कोई ब्रेक थ्रू मिला होगा, इस कारण से कमिश्नर साहब बुलाते हैं। जब ये लोग कमिश्नर साहब से मिलने जाते हैं तो इन लोग को बहुत ही तकलीफ होता है ये सुन के कि कमिश्नर साहब को इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। आगे कैसे बढ़ा जाए कुछ भी समझ में नहीं आता है। कमिश्नर साहब बोलते हैं नेहा से कि तुम ट्राई करो कि उससे ज्यादा बात कर सके फोन पे। जब भी उसका फोन आता है तभी हम पता लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली वो कहाँ से बात कर रहा है। यदि 2-3 मिनट से ऊपर तुम बात कर पाते हो तभी हम लोग उसके कॉल को ट्रेस कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ से कॉल कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, किस लोकेशन से बात कर रहा है। नेहा को फिर कॉल आता है, उसी टाइम कॉल आता है और नेहा चाहती है कि मैं उस कॉल को बढ़ाऊं, बात करूं, बट उधर से सामने वाले की तरफ से बस 2 ही बात, जैसे पहले आता था, डार्लिंग हाउ आर यू, डार्लिंग क्या तुम मुझे भूल गई, इतना कह के फोन कट जाता है। नेहा चाहती है कि बात को बढ़ाने के लिए, लेकिन फोन उतने पे ही कट जाता है। अब कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग फिर वहां से वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर एक कुरियर आता है और उस कुरियर में भी सिर्फ वही एक ग्रीटिंग्स होता है और ग्रीटिंग्स में लिखा होता है कि डार्लिंग हाउ आर यू, डार्लिंग क्या तुम मुझे भूल गए। अब नेहा बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर कमलेश जिग्नेश को फोन करता है कि यार हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने चलते हैं। फिर कुरियर आया है। ये लोग कुरियर को लेके फिर कमिश्नर साहब से मिलने जाते हैं। वहां पे एक और आदमी रहता है कमिश्नर साहब के साथ। कमिश्नर साहब उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये मुंबई के सीबीआई ऑफिसर हैं मिस्टर प्रताप सिंह। कुछ केस के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। प्रताप भी उन लोगों के बीच में उन लोगों को ज्वाइन करते हैं और नेहा के केस को सुनते हैं और नेहा के प्रॉब्लम्स को समझते हैं। प्रताप सिंह नेहा को बोलते हैं कि जो भी तुमको फोन कर रहा है वो तुमको जरूर जानता है और हो सकता है तुम भी जानती होगी उसको, जाने और अनजाने में हो सकता है तुम भी उससे मिली हो, उसको जानती होगी। तुम याद करो कि ये किसकी आवाज है। यदि तुम याद करोगी तभी हम लोग को कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। तुम ट्राई करो कि तुम्हारे कौन ऐसे ओल्ड दोस्त थे, रिलेटिव्स थे जिनसे तुम कभी मिली थी और उसके वॉइस को रिकॉग्नाइज करो, तभी तुमको याद आएगा कि ऐसे कौन से दोस्त थे। नेहा काफी ट्राई करती है उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करने का, सोचती है, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और नेहा फुट फुट के रोने लगती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये किस आदमी का वॉइस है और मुझे कौन परेशान कर रहा है। प्रताप उसको आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत जल्दी इस केस
में कुछ न कुछ लीड निकाल के उस आदमी को पकड़ लेंगे जो तुमको इस तरह से परेशान कर रहा है। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन एंजल स्कूल से नहीं आती है। नेहा परेशान हो जाती है कि अभी तक एंजल स्कूल से नहीं आई है। वह पता लगाती है, स्कूल में जाती है तो मालूम चलता है क्या कि स्कूल से वह बहुत देर पहले बस से निकल गई थी, स्कूल बस में चली गई थी। घर पर पता करती है तो अभी तक नहीं पहुंची। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, एंजल का कुछ भी पता नहीं लगता है। अब नेहा परेशान होकर कल्पेश को फोन करती है कि एंजल का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। एंजल स्कूल के बस से तो निकली थी बट घर नहीं पहुंची। और जब स्कूल के बस के ड्राइवर से पूछा जाता है तो बस के ड्राइवर बोलता है कि हम तो इसको घर के गेट पे छोड़ दिए थे। अब एंजल का कुछ भी पता नहीं लगने के कारण नेहा और कल्पेश काफी परेशान हो जाते हैं और वह जिग्नेश को भी फोन करते हैं कि हम लोग कमिश्नर साहब के पास चलते हैं। ये लोग कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं क्या कि एंजल जो है कहीं खो गई है, एंजल का पता नहीं लग रहा है, वह स्कूल से चली थी बट घर नहीं पहुंची। उसके बाद कमिश्नर साहब भी पता लगाना शुरू कर देते हैं, सारे थाना में खबर पहुंचा दिया जाता है, फोटो भेज दिया जाता है, बट एंजल का कुछ ही पता नहीं लगता है। फिर नेहा को फोन आता है, फिर वही बातें, डार्लिंग हाउ आर यू, डार्लिंग क्या भूल गए। बट नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। नेहा फूट फूट के रोने लगती है। एक दिन पूरा बीत जाता है और नेहा का और एंजल का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। फिर नेहा को फोन आता है, डार्लिंग मिसिंग यू डॉटर, फोन कट जाता है। अब नेहा को और भी कुछ समझ में नहीं आता है, कल्पेश को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। नेहा बैठ के रोती रहती है, कल्पेश उसको सहारा देते रहता है कि मत रो, एंजल का पता लग जाएगा। तभी डोरबेल बजते हैं और एक कुरियर वाला आता है। ये लोग दौड़ के जाते हैं, कुरियर रिसीव करते हैं और जब कुरियर ओपन करते हैं तो उसमें एंजल का बैग होता है और उस पर लिखा हुआ रहता है मिसिंग यू डॉटर। अब फिर नेहा ये देख के फूट फूट के रोने लगती है। तब तक कमिश्नर साहब भी आ जाते हैं। अब नेहा के सब्र का बांध टूट जाता है और नेहा कमिश्नर साहब और कल्पेश से बोलने लगती है कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या हो गया, मेरे एंजल अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे, एंजल का ये बैग आया है। अब नेहा बोलने लगती है कल्पेश से कि मुझे पता है वह किसकी वॉइस है। ये सुनकर कमिश्नर साहब और कल्पेश विस्मित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये नेहा क्या बोल रही है। हाँ मुझे पता है ये किसकी वॉइस थी, कौन मुझे परेशान कर रहा है मुझे पता है। कल्पेश बोलता है बताओ, यही तो हम लोग पूछ रहे थे कि तुम बताओ कौन परेशान कर रहा है। तो वह बताती है ये रॉकी का आवाज है, ये रॉकी ही कर सकता है, ये रॉकी की आवाज है। कल्पेश पूछता है ये रॉकी कौन है। तब नेहा बताती है कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज मुंबई में से ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं की। बट मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई मेरे साथ होता तो मैं उसके साथ घूमती फिरती लाइफ को एंजॉय करती। बट आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिसके साथ मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूं। एक दिन अचानक मुझे रॉकी का फेसबुक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आता है। मैं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके प्रोफाइल को चेक की और मुझे उसका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। रीज़न ऐसा नहीं था कि रॉकी बहुत सुंदर था देखने में, उसकी प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी थी। रीज़न ये था कि जो चीज़ मुझे पसंद थी, डांस, म्यूजिक, एडवेंचर, घूमना फिरना, मस्ती करना, वही रॉकी को भी पसंद था और शायद इसी कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोफाइल से इम्प्रेसिव हो गई थी और उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे हम लोग में फेसबुक के थ्रू बात होने लगी, फिर फेसबुक से हम लोग फ़ोन पे बात करने लगे और हम लोग दिन रात अब मैं उससे दिन रात फ़ोन पे बात करती रहती थी। धीरे धीरे हम लोग में क्लोजनेस आ गया और हम लोग मिलने का प्लान बनाए। हम लोग एक दूसरे से मिले
और मिलते मिलते ये हम लोग का डिस्टेंस कम हो गया और हम लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए। अब मैं उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। मुझे लग रहा था कि रॉकी के बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, और शायद रॉकी नहीं होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकूंगी। मुझे उससे एक दिन भी नहीं मिलती थी तो मैं बेचैन हो जाती थी कि रॉकी आज नहीं आया, आज मैं उससे नहीं मिली। मेरा इस तरह से बेचैनी मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है। एक दिन मेरा बर्थडे था और मैंने रॉकी को भी इनवाइट किया था अपने बर्थडे में। रॉकी भी बर्थडे के लिए आया था। मैंने बर्थडे में अपने मम्मी पापा से उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे नहीं मालूम रॉकी के किस बिहेव को देख के या रॉकी के किस चीज़ को देख के मेरे मम्मी पापा को रॉकी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मुझे रॉकी से मिलने के लिए मना करने लगे कि उससे मत मिलो, वो अच्छा लड़का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उनको लगता है क्या कि मैं किसी गलत रिश्ते में न पड़ जाऊं, इस कारण से वो मना कर रहे हैं। इस कारण से मुझे मना कर रहे हैं रॉकी से मिलने के लिए। बट आपको पता ही है कि प्यार में जितनी बंदिशें पड़ती हैं, प्यार उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसमें बेचैनी उतना ही ज़्यादा हो जाती है। मुझे अपने घर से रुकावट हो रहा था। मम्मी पापा रोक रहे थे कि रॉकी से नहीं मिलने के लिए, और मैं उससे उतना ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी उससे मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग छुप छुप के मिलना शुरू कर दिए। जब मेरा रॉकी से प्यार हुआ था तो वह इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग घूमने फिरने जाते थे। अक्सर वह मुझे कॉलेज बंक करके मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाता था। हम लोग बाहर टूर पे जाते थे और कॉलेज के टाइम तक फिर वापस आके फिर मैं घर आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद रॉकी मुझसे थोड़ा कम मिलने लगा। जब मैं इसका कारण पूछी तो मुझे मालूम हुआ कि रॉकी बोला कि वो कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया है तो अब उसको उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं भी सोची चलो अच्छा है, मेरा भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैं आ गई थी, और रॉकी यदि कहीं जॉब ज्वाइन कर लेता है तो फिर हम लोग की शादी भी संभव है। मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लूंगी। और जब से रॉकी जॉब ज्वाइन किया था वो हमेशा मुझे एक कॉलेज से जाने से पहले मिलता था और एक पैकेट मुझे दे देता था और बोलता था कि कॉलेज ओवर होने के बाद मेरा एक फ्रेंड जोगी वो तुमसे मिलने आएगा, उसको ये पैकेट दे देना। मैं भी कुछ सवाल नहीं पूछती थी। प्यार पे मुझे इतना विश्वास था कि मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा कि उस पैकेट में क्या है, वो जोगी को क्यों दूं। मैं जोगी से एक दो बार मिली थी, रॉकी ही मुझे मिलाया था। बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, कैजुअल हाय बाय था, बट मैं उसे जानती थी। मैं रोज वो पैकेट लेके कॉलेज आती थी और इवनिंग में जोगी आता था और वो पैकेट मुझसे लेके चला जाता था। इस तरह से चल रहा था सिलसिला। हम लोग एक दूसरे से छुप के मिल रहे थे। जब भी टाइम मिलता था हम लोग एक दूसरे से मिलते थे। मुझे जब भी टाइम मिलता मैं उससे फोन पे बात करती। एक दिन हम लोग सीसीटी मिलने का प्लान बनाए थे और मैं भी सीसीटी पहुंच गई थी। मैं बैठी हुई थी, एक कॉफी का ऑर्डर दिया था, तब तक रॉकी भी आ गया था। रॉकी भी अपने लिए एक बर्गर का ऑर्डर दिया। हम लोग अभी मैं कॉफी पी ही रही थी और वो बर्गर का ऑर्डर अभी सर्व नहीं हुआ था, तब तक में रॉकी को एक कॉल आया। वह मुझसे साइड होके जाके बात करने लगा। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या जरूरी था कि किसका कॉल आया, बट वह उस कॉल के बाद थोड़ा सा परेशान था। उसने बोला कि मुझे ऑफिस से कॉल आया और मुझे इमिडिएटली जाना पड़ेगा। मैं भी उसको नहीं रोकी। मैं भी बोली कि ठीक है जाओ, यदि इतना जरूरी है, अर्जेंट है तो जाओ तुम। और वह वहां से चला गया। मेरी कॉफी अभी फिनिश नहीं हुई थी, तो मैं सोची कि कॉफी फिनिश करके उसके बाद मैं जाऊं। रॉकी के जाने के थोड़ी देर के बाद एक लड़की मेरे टेबल पे आई और उसने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया कि वह श्वेता है, और उसने मुझे बोला कि तुम इस लड़के से मत मिलो, यह लड़का सही नहीं है, यह लड़का धोखेबाज है, ये रॉकी धोखेबाज है। मैं उसकी बात को समझ नहीं रही थी वह क्यों ऐसा बोल रही है। वह इतना कह कर चली गई। मेरे दिमाग में भी अजीब अजीब टाइप का विचार हो रहा था, बट रॉकी के लिए कोई मुझे कुछ बोल देती यह मुझे बर्दाश्त नहीं था।
फिर भी मैंने रॉकी से पूछ लिया कि एक श्वेता नाम की लड़की आज मुझे मिली थी और वह बोल रही थी कि रॉकी से नहीं मिलने के लिए क्योंकि रॉकी अच्छा लड़का नहीं है। ये श्वेता कौन है? रॉकी बोला कि वह मुझसे प्यार करती थी बट मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इस कारण से वह इस तरह से बात करती है। तुम उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रॉकी और नेहा के बीच में क्या होता है और ये श्वेता कौन है और श्वेता ऐसा क्यों बोल रही थी। थैंक यू।